सामने आर्थिक तंगी, तमाम वो अधिवक्ता हैं जो अब गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद करिए। उनके सामने खाने पीने तक की संकट आ गई, वो परेशान है। लेकिन सरकार अब इस पर क्या काम करती है, क्या उनके लिए मदद मुहैया कराई जाती है, देखने वाली बात। और आज के दिन इन 3 बड़ी खबरों पर हम डालेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देखिए आज की बड़ी सुर्खियां। बिहार के पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया का निधन, एक दिन का राजकीय शोक घोषित। सीएम नीतीश ने निधन पर जताया शोक। हिट हुआ बिहार का हिट कोविड ऐप, पीएम मोदी ने भी की ऐप की तारीफ। ऐप को देश भर में लाने की चल रही है तैयारी। पटना में पिता पुत्री ने आपदा में किया रोबोट का आविष्कार। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए काम आ रहा मेडी रोबोट। पटना के कई अस्पतालों में रोबोट कर रहा मरीजों की देखभाल। दुमका में कोरोना के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष से मांगी मदद। वेलफेयर फंड से सहायता राशि देने की मांग। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ, जहां पर कोरोना संक्रमित होने पर होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की ट्रैकिंग के लिए बिहार सरकार ने खासकर होम आइसोलेशन ट्रैकिंग यानी कि हिट ऐप बनाया है। इस प्रोजेक्ट के तहत स्वास्थ्यकर्मी होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के घर पर हर दिन जाकर उनका तापमान लेते हैं, ऑक्सीजन लेवल रिकॉर्ड करते हैं, फिर इस डेटा की ऐप में वो एंट्री करते हैं। इस जानकारी के आधार पर जरूरी कदम उठाए जाते हैं। इस ऐप की प्रशंसा तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी की है। पीएम मोदी को इस ऐप के बारे में तब पता चला जब वो मंगलवार को 9 राज्यों के कुछ जिलों के ऑफिशियल्स से संपर्क के दौरान पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने पीएम मोदी को हिट ऐप के बारे में जानकारी दी। इस ऐप के कॉन्सेप्ट से पीएम मोदी काफी प्रभावित हुए और पीएम ने भी इसकी डिटेल्स मांगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजने का आदेश भी दिया है डीएम को, ताकि इसे देश भर में यूटिलाइज किया जा सके। बिहार के अंदर बने हिट कोविड ऐप सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा बेल्ट्रॉन के माध्यम से बनाया गया हिट कोविड ऐप की चर्चा आज देश के अंदर है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में इस ऐप की सराहना की है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 17 मई को इसका विधिवत लॉन्च किया था और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुले कंठ से इसकी तारीफ की है। बिहार संभवतः पहला राज्य है जिसने इस प्रकार का ऐप कोविड मरीज के इलाज के लिए बनाया है। तो चलिए पटना से कुमार गौतम पूरी जानकारी देंगे कि आखिर ये ऐप कितना सफलतापूर्वक लोग इस पर काम कर रहे हैं और कितने एक्टिव हैं वो तमाम लोग जो घर जाकर वो तमाम डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। गौतम, फिलहाल कैसा फीडबैक है इसका, क्योंकि अब तो पीएम नरेंद्र मोदी भी इसकी तारीफ कर चुके हैं, लेकिन क्या वाकई में धरातल पर भी वही हकीकत है जो कागजों में इस समय? गौतम, देखिए, इतना तो तय है कि अभी इस ऐप को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है, जिसकी वजह से आम लोगों तक, जन जन तक ये ऐप नहीं पहुंचा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सोशल मीडिया में बने रहने वाले तमाम लोग जो जानते हैं, प्ले स्टोर में स्मार्टफोन यूज करना जानते हैं, स्मार्टफोन के जरिए प्ले स्टोर में जाकर के किसी भी ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा ऐप है जो कोविड के से जुड़े लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। लिहाजा जो लोग कोविड से बिल्कुल अलग हैं या कोविड से जिनका कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों ने ऐप को लेकर के अभी साझा नहीं किया है। लेकिन खबरें जब उस वक्त सुर्खियां बनी जब प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी ने इस ऐप को देखा, सुना, समझा और इस्तेमाल किया, तब जाकर के उन्होंने बिहार के राजधानी पटना में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, जो पटना के जिलाधिकारी हैं चंद्रशेखर सिंह, उनसे बातचीत की और तब जाके इस ऐप को राष्ट्रीय स्तर तक एक पहचान बनाने की बातें कही। क्योंकि इस ऐप के जरिए कई चीज़ें बहुत अच्छी है। वो ये है कि कोविड ऐप एक बार पहले जो इसके पहले जो एक ऐप आया था उसके जरिए ट्रैकिंग के जरिए कौन किस इलाके में कितना मरीज है तो उसके जरिए ये पता चल पाता था। लेकिन ये ऐप कोविड हिट ऐप जो है वो थोड़ा सा अलग है।
ये फ़ायदेमंद भी है। अगर आप अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं तो डॉक्टरों के ज़रिए, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आप समझ सकते हैं, अपने बीमारी का आप पैमाना तय कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल जान सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको इस ऐप में शामिल किया गया है। लेकिन गौतम, शुरुआती दौर में जो कहा गया था कि टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ये तमाम चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं, क्या इसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है? क्या टेस्टिंग भी उतनी संख्या में हो रही है? क्या लोगों की ट्रैकिंग हो रही है? क्या ट्रीटमेंट लोगों को मिल पा रहा है? गौतम, बिल्कुल, देखिए, जिन लोगों ने इस ऐप को ट्रैक किया है, इस ऐप को डाउनलोड किया है, उनकी ट्रैकिंग, उनके मोबाइल नंबर, उनके जो लैंडमार्क हैं उसके हिसाब से, जो लोकेशन है उस लोकेशन के हिसाब से हो रहा है। और इससे ये भी तय हो पा रहा है कि इस लोकेशन पे आपके आसपास कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आपको वैक्सीन लेनी हो तो भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। यदि आपको कोविड की जांच करानी हो तो भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके एक दीवार के बाद में ही टेस्टिंग हो रही है, लेकिन उनको पता नहीं है। ये भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग सड़कों पर ऐसे ही खाक छानते हैं और उनको पता ही नहीं चल पाता कि अच्छा इस अमुक जगह पे ये चीज़ें हैं। तो ये सारे संसाधनों से जब कोई लैस हो जाता है कोई ऐप, तो उस ऐप के ज़रिए आप जान सकते हैं कि अच्छा अमुक जगह पे हम यहाँ हैं। अगर हम आर ब्लॉक चौराहे पर अगर खड़े हैं या अटल पथ पे खड़े हैं तो अटल पथ पर यहाँ पर कोविड के कितने पेशेंट हैं, कितनी जगह अस्पताल हैं, कितने कोविड के लिए डेडिकेटेड अस्पताल हैं, कितने जगह पर यहाँ पर आप उन मरीजों को भर्ती लिया जा सकता है, बेडों की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, वेंटिलेटर पे, ये तमाम वो चीज़ों से लैस है। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा उपलब्ध है या नहीं है। तो जहाँ उपलब्ध है वहाँ पे आप बेड उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन को लेकर के जहाँ कहीं भी है तो वैक्सीन भी आप ले सकते हैं, तो कोविड की जांच भी करा सकते हैं। तो कई मायनों में ये ऐप, कोविड हिट ऐप, वाकई हिट कर रहा है लोगों को। तभी प्रधानमंत्री ने को भी इस ऐप ने हिट किया और उन्होंने तारीफ की। गांवों तक कैसे लोग इस ऐप के बारे में जानेंगे? क्या केवल ये शहरों तक ही सिमट कर रह जाएगा या फिर गांवों के लिए भी कोई टीम बनाई गई स्पेशल जो जाकर लोगों के घर पर इस ऐप के बारे में बताएगी? वहां पर भी तमाम चिकित्सक पहुंचेंगे जो लोगों का टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ये तमाम चीजें उनकी देखेंगे। गौतम, बिल्कुल सागर, एक अहम सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या ये ऐप गांव तक भी काम करेगा? तो ऐप तो काम करेगा, बशर्ते कि लोग यदि जागरूक हों। गांव-गांव में देखिए स्मार्टफोन, आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको 2G, 3G और 4G का फ़र्क नहीं है। वहाँ पर ये चीज़ें दिक्कतें होंगी, लेकिन अगर जागरूकता फैलाई जाए तो ये शायद संभव हो सकता है। और आज ज़रूरत है शहरों से ज़्यादा गाँव के तरफ बढ़ने की, क्योंकि कोविड का जो पैर है, कोविड ने जो अपना पैर पसारना शुरू किया है, तो आज देखिए वुहान, चीन के वुहान से लेकर के बिहार की राजधानी पटना और 38 जिला में, और ख़ास करके 543 पंचायत ब्लॉक हैं, उन तमाम ब्लॉकों तक पैर पसार चुका है कोरोना। तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर के जो स्थितियां हैं इस वक्त वो अच्छी नहीं है। लेकिन ऐप के ज़रिए ये भी पता चल पाएगा कि जो 1451 जो डेड पड़े हुए PSC थे, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र जिनको फिर से बहाल करने की कोशिश की गई है, उसको भी ऐप में शामिल करके उनकी आइडेंटिफाई, वहाँ पे कौन डॉक्टर हैं, ये तमाम वो चीज़ें वो जान सकते हैं। मतलब जो लोग यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और आज के डेट में सच पूछिए तो शहरों से ज़्यादा गांव तक लोग सोशल मीडिया से वाकिफ़ होते हैं। कोई भी खबरें अगर अमेरिका की हो तो 1 मिनट के अंदर ही वो चीज़ें इतनी वायरल हो जाती हैं कि गांव तक पहुंच जाती है। लेकिन देखना ये होगा, ये खेसारी लाल का गाना जब इतना मिलियन में चला जाता है, खेसारी लाल कोई गांव तक नहीं पहुंचते, लेकिन लोग उसके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, ये उनके कीन इंटरेस्टेड की चीज़ें हैं, वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं। तो स्वाभाविक है अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति, आप अपने हेल्थ के प्रति कितने कॉन्शियस हैं, तभी आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और इस ऐप के महत्व को
आप समझ पाएंगे, बता पाएंगे, अपने परिवारों के बीच में डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि तमाम लोगों के बीच में सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पहले कहा लेकिन गौतम देखिए, कुछ दिनों के बाद हमने आरोग्य सेतु ऐप का भी हमने रिजल्ट हमें देखा था, मिलियन में चला जाता है। और तो वो आम जनता जो है इस प्रकोप के बाद, इस महामारी के बाद लोगों में थोड़ी ढीली भी पड़ गई थी। क्या इस बार भी वैसी तस्वीरें हो सकती हैं, जब थोड़ा सा संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीरे पड़ेगी तो फिर इस ऐप के बारे में लोग जानना छोड़ देंगे? जो तमाम चिकित्सक अभी आपको एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें रखा गया है ड्यूटी पर, जो लोगों के घरों में जाकर जांच कर रहे हैं, जो टेम्परेचर नाप रहे हैं, होम आइसोलेशन में रहने वालों को वो भी नहीं पूछेंगे, या फिर हमेशा इसी तरह की मुस्तैदी दिखाई देगी? गौतम, देखिए कल को क्या होगा, या कल सरकार कितना इसको गंभीरता से लेती है, उन तमाम कर्मचारियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को कितना उस पैमाने तक बहाल कर पाती है, या कितने महीने तक बहाल कर पाती है, क्योंकि यही कर्मचारी कल को 3 महीने के बाद इनकी सैलरी नहीं मिलेगी तो यही जिला मुख्यालय में आकर के प्रदर्शन भी करेंगे। तो कई चीज़ें हैं, सरकार अभी फिलहाल चिंतित है। सरकार को लगता है कि नहीं, इस वक्त हमको कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए, इस वक्त हमको डॉक्टरों की संख्या बढ़ानी चाहिए। तो ऐप में ये तमाम वो चीज़ें हैं, लेकिन कल को क्या होगा ये कहना बेहद मुश्किल है। बिल्कुल गौतम, पहले सामने जो हालात हैं, सामने जो तस्वीरें हैं, जो बढ़ती लोगों की मौतें हैं, इस पर पहले ब्रेक लगाया जाए, फिर आगे की रणनीतियां भी सरकार बेहतर तय करे, ये उम्मीद हम रखते हैं। शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए। तो पीएम मोदी ने भी तारीफ की है इस ऐप की, हिट कोविड ऐप। लेकिन अभी तक तो आपने एक शब्द कई बार सुना होगा, आपदा में अवसर। लेकिन आज के दिन वीआईपी न्यूज आपको दिखाएगा आपदा में आविष्कार, जो इस आज के दिन बिहार से तस्वीरें सामने आई। कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार बढ़ती तो चली जा रही है, पूरे देश भर में डॉक्टरों की मौतें हो रही हैं, लेकिन अब डॉक्टर और अन्य मरीज के पास गए बगैर उसकी जांच का इलाज करा सकेंगे। इसमें सहायक बनेगा मेडी रोबोट, जिसे बनाया पटना के योगेश कुमार और उनकी बेटी आकांक्षा ने। ये रोबोट मरीज के पास पहुंचे बिना ही ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट, ईसीजी और भी कई तरह की रिपोर्ट की जांच करेगा, डॉक्टरों को भेजेगा। पटना के कई बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ये रोबोट सफलतापूर्वक काम भी कर रहा है, मरीजों की देखभाल भी करने में लगा। देखिए उस रोबोट की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना महामारी का जो पहला दौर था, उस दौरान हमारे देश में पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर वगैरह की कमी थी, जिसे हमने बहुत जल्दी दूर कर लिया। जो दूसरा दौर था उसमें ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, मेडिसिन का प्रॉब्लम है, बेड की उपलब्धता की कमी है, जिसे हम लोग बहुत जल्दी दूर कर लेंगे। लेकिन जो मेजर एक प्रॉब्लम आ रहा है कि इस दौर में हमारे बहुत सारे हेल्थ वर्कर और डॉक्टर न सिर्फ संक्रमित हो रहे हैं बल्कि उनकी मौत भी हो रही है। यह मेडी रोबोट किसी भी आम रोबोट की तरह खाना, पानी, मेडिसिन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है किसी पेशेंट के पास। इस रोबोट के थ्रू हम सर्विलांस भी कर सकते हैं। इसमें 2 वे वीडियो कम्युनिकेशन की भी सुविधा है, जिससे डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे को देख सकते हैं। इसमें सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि लिक्विड की तरह से भी और यूवी की तरह से भी सैनिटाइजेशन की जा सकती है। इस रोबोट की सबसे खास बात यह है कि इस रोबोट के थ्रू हम किसी भी संक्रमित व्यक्ति के वाइटल पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं। तो चलिए आज के दिन वो पिता और पुत्री से भी आपको मिलाएगा वीआईपी न्यूज उन तमाम दर्शकों को जिन्होंने ये बड़ा आविष्कार किया और ये अस्पतालों में सफलतापूर्वक काम कर रहा है। योगेश और आकांक्षा आज के दिन हमारे बीच हैं। योगेश जी, आकांक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। और सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं जो आपने आविष्कार किया आज के दिन। वीआईपी न्यूज आपको शुभकामनाएं देता है पूरे बिहार वासियों की तरफ से। थैंक यू। योगेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आपने देखिए सामने रखा भी है इस वक्त वो रोबोट जो अस्पतालों में सफलतापूर्वक काम कर रहा है। ये सोच आपके अंदर कहां से आई और कैसे आपने सोचा कि इसको बनाया जाए तो अस्पतालों में बेहतर काम करेगा? योगेश जी, देखिए ऐसा है कि बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो रही हैं, बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हो जा रहे हैं इस लड़ाई में, लेकिन हमें जब न्यूज चैनल से या न्यूज से पता चला कि बहुत सारे जो हमारे मेन हीरो, रियल जो वॉरियर हैं, जो कोरोना से हमें बचा रहे हैं,
अब वही संक्रमित हो रहे हैं और उनकी डेथ हो रही है। तो ये बहुत चिंताजनक हमें लगा कि ऑक्सीजन, बेड, सिलेंडर सारा कुछ तो व्यवस्था हो जाएगा, और अगर डॉक्टर और हमारे जो हेल्थ केयर पर्सन है, पारा हेल्थ केयर पर्सन जो है, वो लोग अगर इन्फेक्टेड हो गए तो ये बहुत बड़ी समस्या होके आएगी। क्योंकि संक्रमण केवल एक बहुत बड़ी बात नहीं है, एक दिक्कत ये भी हो रही है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनका मनोबल भी गिर रहा है, क्योंकि उनके साथ के लोग का डेथ हो रहा है, संक्रमित हो रहे हैं। तो और वो इतनी लंबी लड़ाई में थक भी चुके हैं। और अभी क्या हो रही है कि बहुत सारे जगह पे डॉक्टर की फैसिलिटी भी नहीं मिल रही, क्योंकि डॉक्टर भी अपने को सुरक्षित करने के लिए वो घर में आइसोलेट हो गए हैं। तो वैसे समय में हम लोग को लगा कि कुछ करना चाहिए, और बहुत सारा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो हम लोगों ने सोचा कि डॉक्टर और पैरामेडिकल के लिए कुछ करके हमने ये रोबोट बना। अच्छा योगेश जी, आपकी बेटी भी देखिए साथ में बैठी है आकांक्षा, उनसे भी मैं पूछूंगा, लेकिन बेटियां बेटों से कम नहीं है। आकांक्षा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही और उन्होंने भी भरपूर साथ दिया, तब जाकर ये जो परिणाम, रिजल्ट आप सामने लेकर बैठे हैं, ये आ खड़ा है। योगेश जी, नहीं, ये बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मेरा बचपन से हॉबी रहा है ये कुछ भी क्रिएटिव करते रहने का, और अगर वो हॉबी अगर बच्चे भी अडॉप्ट कर लें, उनके अंदर भी ये आ जाए और वो उसको मूर्त रूप देने लगे, तो बहुत प्राउड फील होता है। आकांक्षा को भी काफी प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट यह बयां करती है कि एक बहुत बड़ी सफलता हमने अर्जित की है, और हॉस्पिटल्स में ये काफी बेहतर तरीके से काम भी कर रहा है। आकांक्षा, कितनी मेहनत की आपने पिताजी के साथ अपने, और क्या उम्मीद थी कि इतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा और इतना नाम हो जाएगा आपका, और आपने नाम रोशन भी किया? आकांक्षा, हाँ, मतलब हम लोगों ने बहुत पहले से ही इसके बारे में सोचा इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसकी प्लानिंग हुई, बहुत सारे मॉडल्स बने। तो हाँ था कि इतना मेहनत अगर हुआ है तो सक्सेसफुल तो होना ही है। तो बस ऐसा था कि सोसाइटी का कुछ हेल्प करना, सोसाइटी को अपनी तरफ से कुछ भी हेल्प कर सके तो वो हमारे लिए बहुत होगा। तो फिर ये डिजाइन किया हमने। अच्छा योगेश जी, मैं जानना चाहूंगा कि कैसे रोबोट ये काम कैसे करता है। एक बार आपके सामने देखिए रखा भी है, कैसे इसका ऑपरेशन एक बार बताइए डिटेल में थोड़ा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक आम रोबोट की तरह, जो अभी वर्ल्ड में और भी जगह रोबोट यूज हो रहा है, आम रोबोट की तरह ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसे खाना है, पानी है, दवा है, ऑक्सीजन है, इन सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। दूसरी चीज की ये सर्विलांस का काम करता है। अगर हॉस्पिटल में इसको आप रात में लगा के छोड़ दें या दिन में, तो ये घूम घूम के देख रहा है कि कोई पेशेंट सीरियस तो नहीं है, रात में कोई दिक्कत तो नहीं है, और इसके लिए किसी को आने की जरूरत नहीं है, दूर से ही आप उसको वॉच कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि ये आपका कम्युनिकेट कर रहा है। जैसे अभी एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि डॉक्टर के साथ भी परेशानी है। अब मैक्सिमम लोग को आप हॉस्पिटल में जाइए तो शिकायत होगी कि डॉक्टर तो देखने आते ही नहीं है। डॉक्टर की भी मजबूरी है, पेशेंट की भी मजबूरी है। तो इसमें हम लोगों ने एक चीज डाला है कि पेशेंट जो है वो डॉक्टर को लाइव वीडियो पे देख रहा है, और डॉक्टर भी पेशेंट को देख रहा है, तो वो कम्युनिकेट करता है। जब कम्युनिकेट करता है तो पेशेंट को लगता है कि हाँ भाई चलो कोई डॉक्टर हमको देखा है। तो ये चीज है। फिर आप अगर इस बहुत सारा ऐसा एरिया जहाँ बहुत सेंसिटिव है, वहां किसी भी वर्कर को जाने में दिक्कत होती है, तो ये उस जगह पे जाकर यूवी लाइट और केमिकल स्प्रे करके सैनिटाइज भी कर देता है। तो ये इस तरह का रोबोट है और ये काम भी कर रहा है। लेकिन इन सारे खूबियों के अलावा इसमें एक जो सबसे यूनिक फीचर्स है इसका, वो ये है कि ये जो बेसिक पैरामीटर है, बेसिक जो मेरा वाइटल्स जो चेक होता है किसी भी पेशेंट का, चाहे वो कोविड हो चाहे नॉन कोविड हो, वो सारा टेस्ट ये करता है। और इसमें एक बात हम पहले बता दें आपको, आपके माध्यम से सारे लोगों को, कि ये सीरियस पेशेंट के लिए नहीं बना, ये आईसीयू के पेशेंट के लिए नहीं है। आईसीयू के पेशेंट तो खुद सक्षम होते नहीं है और उनका सारा वाइटल्स जो है पैरामीटर वो मॉनिटर पे दिखते रहता है। तो इसके बाद जो बेसिक टेस्ट है जिसके बारे में आकांक्षा डिटेल में बताएगी कि क्या क्या एग्जामिन होता है, वो आप आकांक्षा से सुनिए। ये बेसिकली ये सारे सीरियस पेशेंट के लिए नहीं है, ये कोविड वार्ड में लगा सकते हैं, हॉस्पिटल्स में लगा सकते हैं। तो जितने भी पेशेंट के वाइटल पैरामीटर्स जैसे कि ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट, ग्लूकोज लेवल, ब्लड प्रेशर, ईसीजी के थ्रू हार्ट कंडीशन,
एक इसमें बहुत यूनिक वायरलेस स्टेथोस्कोप है जिसके जी। थ्रू हम लंग कंडीशन को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी जो बेसिक पैरामीटर्स होती है, ये रोबोट पेशेंट का सारा चीज मेजर कर सकता है। और उससे अच्छी बात ये है कि वो सारे पैरामीटर्स को मेजर करके वो डॉक्टर्स को रियल टाइम में ट्रांसफर भी कर देता है इससे, जिसके जो डॉक्टर तुरंत देख के उसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मेडिसिन या जो भी हो। इसमें ई प्रिस्क्रिप्शन की भी सुविधा उपलब्ध है, तो डॉक्टर के पास पेशेंट के पूरे हिस्ट्री का भी रिकॉर्ड रहेगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, और जिसके जितने टेस्ट होते हैं सबका रिकॉर्ड फोन पे चला जाता है डॉक्टर के पास तुरंत उसी समय। जी योगेश जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, कोई काम हम करते हैं, तो आगे जब वो ग्राउंड पर उतर कर काम करता है तो बाद में थोड़ी बहुत डिमेरिट खामियां नजर आती हैं। हमने भी जब कई प्रोजेक्ट बेहतर बनाए थे कॉलेज टाइम में, तो क्या आपको अभी लग रहा है और क्या आपको ये दिखाई दिया कि आगे जब हम इसको और बनाएंगे तो इसमें और भी कुछ हम डेवलप कर सकते हैं, कुछ और इसमें इन्वेंशन हम बेहतर हम कर सकते हैं? योगेश जी, हमने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2-3 हॉस्पिटल में इसको हमने यूज किया। जाहिर सी बात है कि जो डॉक्टर हैं वो लोग इस चीज को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ई प्रिस्क्रिप्शन की बात करें या इसमें बहुत सारी जो सुधार हुई है, वो हम लोग जब इसको पायलट प्रोजेक्ट में लेके गए थे हॉस्पिटल में, तो वहां पे उनका जो वैल्यूएबल सजेशन आया, उसके चलते हमको इसको सुधारने में काफी सहूलियत मिली। और हमारा एक आपके चैनल, हम चाह रहे हैं कि पूरे देश या विदेश में भी इसका यूज हो और सरकार आगे आए, कोई बड़ी संस्था आगे आए, और हमको इसके टेक्नोलॉजी से या इसका जो नो हाउ से मतलब नहीं है कि उसको हम पेटेंट करा के हम बहुत पैसा कमाएंगे। अभी है कि डॉक्टर को बचाना है, कोविड की लड़ाई में डॉक्टर को सहयोग करना है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार आगे आए। हमने बार बार अप्रोच किया है कि ये एक ऐसी चीज हमने बनाई है, आप इसको बड़े पैमाने पे सब जगह यूज कीजिए। अभी ऐसा नहीं कि कोरोना का जो ये काल है खत्म हो गया, अब भगवान न करे कि इसकी जरूरत पड़े, लेकिन अगर खुदा न खास्ते तीसरी वेव आ गई तो हम लोग को पहले से अलर्ट होना चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, बिल्कुल योगेश जी, ये केवल देश भर में नहीं विदेशों में भी ये विख्यात हो, और जिस तरह से आपने मिसाल आपने पेश की है, और एक बार फिर से हमारी तरफ से शुभकामनाएं वीआईपी न्यूज की टीम की तरफ से, बिहार की तरफ से, और बेहतर आगे आप इसी तरह से काम करते रहें। शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन अब आप देखिए, आर्थिक तंगी में अधिवक्ता, कोरोना महामारी के इस दौर में जहां दुकानदार, व्यापारी, मजदूर रोजी रोटी कमाकर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और किसी तरह अपने परिवार का वो पेट भरने में लगे, ऐसे में अधिवक्ताओं ने भी कोविड काल में आर्थिक बदहाली का सामना अब उनको करना पड़ रहा है। और दुमका व्यवहार न्यायालय में कोरोना संक्रमण के दौरान सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में अधिवक्ताओं का कार्य काफी हद तक बाधित हो चुका है। आर्थिक तंगी से वो जूझ भी रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप। इनके कारण जो कोर्ट जो 27 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है, इसमें हम अधिवक्ताओं और अधिवक्ता लिपिक के समक्ष आर्थिक रूप से काफ़ी जो है आर्थिक रूप से काफ़ी खराब स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारे अधिवक्ता साथी ऐसे हैं जिनको जो है अभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। इसीलिए हम लोग जो है जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव और अन्य पदाधिकारीगण से मांग करते हैं कि उन लोगों को जो है हमारे एसोसिएशन के द्वारा जो हम लोग। तो चलिए शुभम कुमार लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। शुभम, जो तस्वीरें पहले हम देखे थे लॉकडाउन के दौरान, कुछ तस्वीरें इस बार भी देखिए अब अन्य जगहों से निकलकर सामने आने लगी हैं। झारखंड के अंदर कई अधिवक्ता, कई मजदूर जिनके सामने रोजी रोटी का संकट, परेशान है वो कि आखिर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे हो। क्या इस दिशा में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं शुभम? बिल्कुल सागर, देखिए कोरोना महामारी के दौरान अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत तमाम ऐसे चीज़ों को बंद कर दिया गया था जिससे संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी। उसी में से एक वर्ग है अधिवक्ता वर्ग, और अधिवक्ता वर्ग कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में बहुत परेशान है, क्योंकि शुरू से ही पिछले साल का दौर याद होगा सागर, और इस साल भी अधिवक्ताओं की जो कार्य है वो कहीं ना कहीं बाधित ज़रूर हुआ है। और अधिवक्ता अपने घर पर बैठे हुए हैं, किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही वर्चुअल
माध्यम से ना ही फिजिकल माध्यम से। हालांकि बीच में कुछ रियायतें दी गई थी, कुछ अधिवक्ताओं को न्यायालय में बुलाया गया था, वहां पर उनका काम चालू भी हुआ था जब कोरोना की रफ्तार कम हुई थी। लेकिन अचानक से कोरोना की रफ्तार में जो बढ़ोतरी देखने को मिली, उसके बाद फिर से झारखंड बार काउंसिल एसोसिएशन की तरफ से एक निर्णय लिया गया, जिसमें तमाम अधिवक्ता जो झारखंड के हैं, विभिन्न जिलों के हैं, उन सभी को साफ तौर पे कहा गया कि किसी भी न्यायिक कार्य से अभी अधिवक्तागण दूर रहेंगे, और जिसका खामियाजा है कि उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने में अब काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। किसी के घर में 2 वक्त की रोटी तक के पैसे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं विचार विमर्श तो जरूर चल रहा है, और जिस तरीका से आश्वासन दिया जा रहा है कि उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब यह देखना होगा क्या ऐसे ही अधिवक्तागण परेशान नजर आएंगे इस कोरोना काल के घड़ी में। और दूसरी बात करें सागर, तो जिस तरीका से जो मौजूदा परिस्थिति है कोरोना को लेकर के, हर वर्ग कहीं ना कहीं परेशान है, हर व्यापारी वर्ग परेशान है। और अधिवक्ताओं के द्वारा अगर बात करें तो कई अधिवक्ताओं की इस संक्रमण के दौरान मृत्यु भी हुई है, और उनके परिवार को अभी तक कोई आर्थिक सहायता भी प्रदान नहीं हो पाई है। जी शुभम, क्या लग रहा है कि कुछ और बेहतर काम किए जाएंगे? सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? कुछ अब सोच विचार किया जाएगा कि वो लोग, जो लोग सड़कों पर हैं इस समय, वो परेशान ना हो? बिल्कुल सागर, देखिए सरकार हर एक दिशा में पहल कर रही है, हर एक दिशा में हेमंत सरकार काम भी कर रही है, और अधिवक्ताओं की समस्या हेमंत सरकार के कानों तक पहुंच चुका है। और लगातार बार काउंसिल के जितने भी मेंबर है वो लगातार कहीं ना कहीं सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट के जितने भी अधिवक्ता उनसे भी बात। स्वागत है पवन जी वीआईपी न्यूज में आपका। पवन जी सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बोला जाए। पवन जी, जो तमाम अधिवक्ता इस वक्त सड़कों पर हैं, उनका यह कहना है कि हमारे सामने संकट है इस वक्त कि कैसे हम 2 वक्त की रोटी हम खाएं, कैसे हम उसका जुगाड़ करें। तो उन लोगों की परेशानियों को देखते हुए सर क्या कुछ इस पर विचार किया जा रहा है, और सर कितनी परेशानियां हो रही हैं उन्हें? ऐसा है कि विगत 1.5 साल से अधिवक्तागण इस कोरोना काल में काफी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, और इस तंगी से गुजरने के बाद अधिवक्ता समाज का एक अहम पहलू है, जो कि आजादी की लड़ाई से के टाइम से लेकर के आज तक समाज को एक धागा में पिरोए रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी बार काउंसिल, मतलब यह कोरोना काल के महामारी के दरमियान में ना ही बार काउंसिल अधिवक्ताओं के ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान दे रहा है, ना ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहा है। और जब जो कि अधिवक्ता एक समाज का एक ऐसा पहलू है कि पूरे समाज को सुरक्षित रूप से संचालित करने में अधिवक्ता समाज का एक मुख्य भूमिका रहता है, उसके बावजूद भी अधिवक्ता की ओर मतलब इस 1.5 साल के दरमियान में किसी ने ध्यान आकर्षित करने का काम नहीं किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी आपका। शुभम, आपका भी पूरी शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जो अधिवक्ता आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, अब उनके सामने संकट तो आ खड़ा है। तो जो आर्थिक तंगी में अधिवक्ता हैं, मजदूर हैं, तमाम वो गरीब तबके के लोग हैं, उनके बारे में सरकार क्या सोचेगी और क्या उनके लिए किया जाएगा, देखने वाली बात। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। लेकिन जाने से पहले 3 और खबरें आप देख कर जाइए जो आज के दिन की काफी अहम थी। सबसे पहली खबर, जिस तरह से हिट हुआ कोविड ऐप, जिस तरह से हमने जिक्र किया, ये ऐप लोगों की मदद कर रहा है, और यहां पर चिकित्सक जा रहे हैं घर पे, जो लोग होम आइसोलेशन में उनका पूरा डाटा इस ऐप पर फिल किया जा रहा है। दूसरी खबर आज के दिन की, हमने बातचीत की उन आविष्कारक से, यानी कि योगेश और आकांक्षा से, जिन्होंने एक रोबोट तैयार किया जो अस्पतालों में जाकर बिना डॉक्टर के सारे मरीजों की डिटेल ला रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन की हम बात करें, उनके टेम्परेचर की, वो चाहे ब्लड प्रेशर की, सभी चीजें। और तीसरी खबर आज के दिन की, जिस तरह से जुड़ी आर्थिक तंगी से, जिसका हमने जिक्र किया कि अधिवक्ता परेशान है कि आखिर वो कैसे 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करें, सरकार क्या करेगी, देखने वाली बात। देखती रही वीआईपी न्यूज। नमस्कार।